तो मास वॉल्यूम और डेंसिटी में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके पास यूज होता है कि मास और वेट का डिफरेंस आपको पता हो। ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस तो आपको पता होगा मास और वेट का। सबसे पहले अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या यूज करते हैं मास और वेट में। बॉडी जो कवर कर रही है कोई एक फ्रैगमेंट। ठीक है, क्योंकि बॉडी जितना स्पेस कवर कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में जितनी भी मैटर की क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी, ठीक है, जितना वो कवर करेगी वो आपके पास टोटल मैटर होगा उस बॉडी का। और वेट आपके पास क्या होता है बेसिकली, वो एक फोर्स होती है जो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो बॉडी पे नॉर्मली हमने देखा है कि जो फोर्स एक्ट करती है वो हमेशा डाउनवर्ड करती है। और दूसरा है कि क्वांटिटी ऑफ अ मैटर जो है वो आपके पास मास को रिप्रेजेंट कर रही है। और उसके अलावा अगर हम इसके डिफरेंसेस देखें तो इसके अलावा हमारे पास डिफरेंसेस और क्या हो सकते हैं। अब मोस्टली आपने क्वेश्चंस पहले भी देखे होंगे कि आपके पास स्पेस की एग्जांपल देते हैं वो कि अगर हम एक प्लेनेट से अर्थ प्लेनेट से मून पर जाते हैं तो वहां पर जो है वो बॉडी में ये चेंज आता है, मास में ये चेंज आता है, वेट में, तो उसमें फैक्टर्स पूछते हैं कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी कौन सी डिफरेंट। तो मास की क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है। ठीक है, क्योंकि मास आपके पास चेंज नहीं होता है, जो क्वांटिटी ऑफ अ मैटर आपने बना दिया एक बार वो फिक्स है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक बॉक्स में टोटल 5 मार्बल्स हैं तो अगर आप 5 मार्बल्स को यहाँ प्लेनेट पे रखो या किसी और पे तो उनके मास में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है मास आपके पास हर जगह पे सेम रहता है। तो ये आपके पास हर पॉइंट पे हर जगह पर सेम रहेगा। लेकिन अगर आप इसको वेट के साथ कंपेयर करते हो तो वेट के साथ अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो वेट की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ पे। तो जो भी हमारे पास वैल्यू ऑफ जी होगी स्मॉल जी, यानी ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ की, उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि मून पे आपने देखा ग्रेविटी बहुत लो होती है तभी वहां पर जो जंप करता है, या आपने जो भी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होगी वहां पे मोशन बहुत स्लो होती है क्योंकि वहां पे वो पुल नहीं कर पाता इतना स्ट्रांगली, तो मूवमेंट इसलिए स्लो होती है। उसके अलावा और कोई डिफरेंस याद आ रहा हो। सिंबल तो खैर इनके डिफरेंट ही है। सिंबल तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशंस के लिए है। इसका सिंबल एम होगा और इसका सिंबल डब्ल्यू। और अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो वेट आपके पास कैलकुलेट होता है डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी से। और मास आपके पास बेसिकली इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। और वेट आपके पास डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगी क्योंकि वो बेसिकली मास पे डिपेंड कर रही है और ग्रेविटेशन स्ट्रेंथ। और उसके अलावा अब इनके एसआई यूनिट्स की अगर हम बात करें तो मास के लिए हम एसआई यूनिट क्या यूज करते हैं। किलोग्राम जो एसआई यूनिट होता है मास का। और वेट का एसआई यूनिट क्या होगा। न्यूटन। अच्छा, मास को मेजर करने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे।
मास को मेजर करने के लिए नॉर्मली हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? इंस्ट्रूमेंट। मतलब कौन सी ऐसी हमारे पास डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं मास कैलकुलेट करने के लिए? एक तो हमारा स्प्रिंग बैलेंस हो गया, बीम बैलेंस हो गया। तो आजकल तो खैर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया, वरना पहले क्या होता था, वो बीम बैलेंस होता था कि दोनों साइड पर हम इक्वल मास रखते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है, सी सॉ की तरह। अगर सी सॉ पे दोनों साइड इक्वल बॉडीज हो और उनका इक्वल मास हो तो आपके पास बैलेंस हो जाती है। ठीक है। तो चारों लिख सकते हैं, जो चार टाइप के होता है। हाँ, आप सारे लिख सकते हो, लेकिन मोस्टली हमारे पास जो है वो ज्यादातर आपको नाम जो है वो स्प्रिंग बैलेंस, बीम बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, मतलब बैलेंस भी लिखते हैं वो बहुत बार जो है ना, वो सिर्फ बैलेंस लिख देते हैं। तो वो कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं, अब वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो बीम बैलेंस हो। ठीक है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लैब में परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर बहुत माइनर हमारे पास मास होते हैं जिस तरह ग्राम्स में ले रहे होते हैं, तो हम फिजिकल बैलेंस यूज कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास मास उससे ग्रेटर होता है, जिस तरह बीकर और लिक्विड का मास हमें लेना है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी यूज कर लेते हैं। पेन बैलेंस, बीम बैलेंस डिफरेंट है आपके पास। तो बेसिकली बैलेंस हमारे पास जो है वो दोनों साइड इक्वल करके हमें बताते हैं कि मास की क्वांटिटी इक्वल हो गई मैटर की क्वांटिटी। और वेट के लिए हम क्या यूज करेंगे? जिसमें न्यूटन में हमें वैल्यूज मिले। ये आपके लिए शायद, स्केल। इसमें हम स्केल। न्यूटन, नहीं इसमें हम न्यूटन मीटर यूज करते हैं। अच्छा, ये भी आपके पास ना नॉर्मल इसके साथ स्प्रिंग लगा होता है, और स्प्रिंग की हेल्प से जो है वो आपको ये बताता है कि जब आप इसके साथ मास हैंग करते हो तो ग्रेविटी तो हमारी डाउनवर्ड होती है। तो वो आपको जो है वो रीडिंग्स जो कैलकुलेट करके देगा, वो कैलकुलेट करके देगा न्यूटन में। उस पे केजी भी एक साइड पर लिखा होता है और एक साइड पे न्यूटन लिखा होता है। और नॉर्मली वो आपके पास होता बिल्कुल इसी तरह से स्प्रिंग फॉर्म में। जैसे अगर आप इसको देखो, तो यहाँ पर देखो आपके पास न्यूटन में वैल्यूज है, क्योंकि आप जितना डाउनवर्ड इसको स्ट्रेच करोगे, मतलब स्प्रिंग जितना कंप्रेस होगा बेसिकली, और हुक जितना आप स्ट्रेच करोगे, तो वो आपको जो है वो डाउनवर्ड रीडिंग जितनी जाती जाएगी वो आपको न्यूटन में वैल्यूज देगा। ठीक है। और अगर आपने मल्टीपल 10 में लेना है तो वो राइट हैंड साइड वाला स्केल है, इसमें आप देखो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें आप ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है आपके पास। ठीक है। तो ये बस कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली ये वाला मीटर होता है न्यूटन मीटर। इसमें आपके पास प्रेजेंटेशन ही आपकी पूरी न्यूटन में आती है। तो इसको हम कहते हैं न्यूटन मीटर बेसिकली। तो सिंपल सिंपल आपको इसमें न्यूटन की वैल्यूज मिल जाती है। तो मास और वेट में मोस्टली जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यूज में, उसमें यही होता है कि एक हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ अर्थ पे टेस्ट किया, उसका वेट ये था। हम उसको एक प्लेनेट पे ले गए जहाँ पे ग्रेविटी 5 टाइम लेस है अर्थ से, तो वहां पर उसका वेट क्या होगा? तो मास हमें पता सेम रहता है, हम पहले ग्रेविटी कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज अगर हम एक एग्जांपल लें, एग्जाम्पल में उन्होंने आपको रेफरेंस इस तरह से दिया कि लेट्स सपोज अगर आप अर्थ पे रहते हुए एक ऑब्जेक्ट का मास है 80 ग्राम। ठीक है। और अर्थ की ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ हमें पता है, क्योंकि न्यू पैटर्न में हम 9.8 यूज करेंगे 10 की जगह पर। वो कांस्टेंट होती है, वो पेपर में सबसे टॉप पे लिखी होती है इंस्ट्रक्शन में। अब आपके पास इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ले जाते हैं मून पर, सेम मास को हम लेकर गए मून पर, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ होगी मून पर वो अर्थ से 5 टाइम लेस होगी। ठीक है। तो वहां पर आपने इसका वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप पहले ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लो। आप 9.8 को डिवाइड बाय 5 कर लोगे, तो 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी।
और जो भी आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, शायद 1.9296 आ रहा होगा, क्योंकि अगर 10 होता तो राउंड ऑफ 2 आ जाता आंसर, ठीक है। फिर आप W इक्वल्स टू mg से मून पर उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, मोस्टली MCQs में, ठीक है। तो यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं होगी, बेसिक था आपके पास, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वॉल्यूम की बात करो, ठीक है, तो वॉल्यूम में बेसिकली क्या होता है आपके पास, जो वॉल्यूम का फैक्टर होगा, मैथमेटिकल तो आपको पता है कि वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं 3 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके, लेंथ ब्रेथ हाइट या लेंथ विड्थ हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करके जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम के लिए भी आपके पास जो है वो कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। जिस तरह लेट सपोज अगर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो लैब में, ठीक है, या आपके पास होता ही है कि क्वेश्चंस में गिवन होता है कभी कभार कि आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट आपने यूज करने हो कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसमें मेन हमारा जो इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है वो कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम से होता है, बेसिकली मेथड टू कैलकुलेट वॉल्यूम। अच्छा, अब मेथड कैलकुलेट करने का वॉल्यूम का इस तरह से होता है कि अब हम लेंथ ब्रेथ और हाइट, अब इन तीनों को तो मेजर करके हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, लेकिन ये हमारे पास तब इजी होगा जब हमारे पास शेप कैसी होगी, रेगुलर, ठीक है। मतलब हमारे पास रेगुलर अगर शेप हो, जैसे क्यूब है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, तो उनमें तो हम तीनों चीजें बड़े आराम से रूलर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई इरेगुलर शेप आ जाए, मतलब एक स्टोन है, आपने एक स्टोन उठाया, वो इरेगुलर शेप में था, अब किसी ने कहा कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो अब उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो इसका मेथड ये होता है कि आपके पास जो अपैरेटस आपको रिक्वायर्ड होगा, आप अपैरेटस क्या क्या यूज करोगे। एक सबसे पहले आपको चाहिए होगा मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। अब मेजरिंग सिलेंडर का काम क्या होता है कि मेजरिंग सिलेंडर आपने देखा होगा उस पे रीडिंग्स किस में गिवन होती है, आपने उसमें देखा होगा कि सेंटीमीटर क्यूब में उसमें वैल्यूज गिवन होती हैं। और वॉल्यूम की अगर आप ऐसा यूनिट की बात करो तो हम उसे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं, ऐसा ही है। क्योंकि इसमें 3 लेंथ कंबाइन हो रही है ना, तो 3 लेंथ का मतलब है कि लेंथ का क्यूब करना है। तो अगर हम मीटर ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं तो मीटर क्यूब, अगर हम सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें एक चाहिए होगा मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। और मेजरिंग सिलेंडर के साथ आपको क्या चाहिए होगा, लिक्विड। नॉर्मली हम वाटर यूज करते हैं, इजीली अवेलेबल, ठीक है। कोई केमिकल की अभी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिकल का फिर रिएक्शन भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के साथ। तो इस वजह से हमें जो है वो सिंपल एक लिक्विड चाहिए और एक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। अब आप इसकी रीडिंग कैसे नोट करोगे, ठीक है। अब रीडिंग नोट करने का आपके पास प्रोसीजर क्या होता है, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने मेजरिंग सिलेंडर लिया और मेजरिंग सिलेंडर में आपने लिक्विड को फिल कर लिया, ठीक है। स्टेप 1 आपके पास यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में ये आ जाता है शॉर्ट कि आप प्रोसीजर लिखो या मेथड लिखो कि किस तरह से आप मेजर करोगे। तो अगर हम इसको की पॉइंट्स में लिखें, तो हम उसे वाटर से फिल करेंगे,
और वाटर से फिल करने के बाद हम उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। ठीक है। अब आपके पास लेट्स सपोज मेजरिंग सिलेंडर था, और मेजरिंग सिलेंडर में आपने अपनी मर्जी से एक लेवल तक लिक्विड फिल किया। ठीक है। और इतना ज्यादा भी फिल नहीं करना कि बिल्कुल टॉप तक फिल कर दें, और फिर हम उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर वहां पर रखें तो ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास स्पेस ही ना बचे। हमने यहाँ तक लिक्विड फिल किया, और जब इस पे मार्किंग होती है बेसिकली, तो मार्किंग अगर हम इसकी देखें तो मार्किंग में हमें ये पता चला कि यहाँ पर कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू लिखी होगी। आपने देखा होगा मेजरिंग सिलेंडर पे भी इस तरह रूलर की तरह मार्किंग होती है। ठीक है। तो ये हम सेंटीमीटर क्यूब में यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेजरिंग सिलेंडर है हमारे पास जो लैब में यूज होता है। तो लेट सपोज हमारे पास यहाँ तक लेवल फिल है और यहाँ तक लेवल की रीडिंग आ रही है, लेट सपोज 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। ये हमारे पास आ गई ओरिजिनल लिक्विड की वैल्यू, जब आपने सिर्फ वाटर को फिल किया। ठीक है। अब स्टेप 2 आप क्या करोगे? जो इरेगुलर शेप था आपके पास, जो भी आप जिसका आप वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, अब लेट सपोज वो एक स्टोन था जो कि इरेगुलर शेप में था। आपने उसमें सिलेंडर में उसको ऐड कर दिया वाटर के साथ, और सिलेंडर में जब आपने उसको डाला वहां पर, तो आपका जो लेवल है वो राइज करेगा। ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल रीडिंग थी, और जो हमारी फाइनल ऑब्जर्वेशन होगी वो डिफरेंट होगी। तो आपकी फाइनल ऑब्जर्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से होगी। अब हमारे पास लेट सपोज लेवल हमारा इंक्रीज हो गया, और लेवल इंक्रीज करने का मतलब ये है कि हमने इसमें स्टोन ऐड किया है। ठीक है। तो स्टोन हमारे पास लेट सपोज कुछ इरेगुलर शेप का था, और लेवल का आप चेक कर लो कि लेवल पहले ये था और अब आपका लेवल इंक्रीज हो गया। तो अब आप क्या करोगे? अपनी नई रीडिंग रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है। अब लेट सपोज नई रीडिंग हमारे पास आ रही है 3.2 सेंटीमीटर क्यूब। और अब आपके पास फाइनल स्टेप क्या होगा? फाइनल स्टेप में आप इनका डिफरेंस निकाल लोगे। ठीक है। स्टेप 3 में आपने ये करना है, फाइंड द डिफरेंस। और जब आप डिफरेंस फाइंड आउट कर लोगे, तो डिफरेंस फाइंड आउट करने का मतलब ये हुआ कि आप फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर लो। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा, स्पीड नहीं है, अभी हम वॉल्यूम कर रहे हैं, तो स्पीड या वेलोसिटी नहीं है। तो आपके पास जो फाइनल रीडिंग आ रही है बेसिकली, तो वो वॉल्यूम ऑफ स्टोन की रीडिंग है। और वॉल्यूम ऑफ स्टोन का मतलब ये हुआ, कितना आंसर आएगा? 1.2। तो 1.2 वॉल्यूम जो था वो स्टोन का था, और बाकी जो वॉल्यूम था वो वाटर का था। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसी फैक्टर को हम आगे लेकर चलते हैं, बजाय इसके कि हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको सारा दोबारा डिस्कस करें। अब आप देखो आपके पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है। अभी हमने मास, वेट, डेंसिटी की बात की, तो मास और वेट का तो हमने डिफरेंस देख लिया, हमने वॉल्यूम भी देख लिया।
और वॉल्यूम में कुछ इतना ज्यादा नहीं है, बेसिक चीजें आप पहले भी काफी जगह पे डिस्कस कर चुके होंगे, आपको इसका बेसिक आइडिया होगा। अब मोस्टली वो ये भी करते हैं कि अगर वो आपके कहते हैं कि आपके पास एक स्टोन है रेगुलर शेप का और आपने उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, तो आप अपैरेटस और प्रोसीजर बताओ। ठीक है। तो डेंसिटी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास यहाँ तक वॉल्यूम का मेथड हो गया। अब हम इसी में अगर डेंसिटी को इंक्लूड कर लें, तो डेंसिटी का फैक्टर क्या होता है, डेंसिटी की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि डेंसिटी का सिंबल, ये रॉ का सिंबल होता है, सिंबल का नाम रॉ होता है। ठीक है, जिसको हम डेंसिटी के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब इंक्लाइंड पी भी बना लो आप, मसला नहीं है, क्योंकि सिंबल का कोई इतना वो नहीं होता। और फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो और अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा, मास के लिए केजी और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब, आप उसको माइनस में लिख लो या केजी स्लैश मीटर क्यूब लिख लो, एक ही बात है। ठीक है। तो अगर वो ऊपर वाले क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करते हो और वो कहते हैं कि आप वॉल्यूम के साथ डेंसिटी भी निकालो, तो वॉल्यूम का तो मेथड आपने देख लिया। अब डेंसिटी में क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब आप वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर चुके हो, मास के लिए आपको क्या करना होगा, उसी में आप जो है ना इसको स्टेप 4 से कंटिन्यू करोगे। आप स्टेप 4 पे आओगे, स्टेप 4 में आपने मास कैलकुलेट करना होगा। मतलब 3 तक तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर वो एडिशनल हमें कहते कि डेंसिटी भी कैलकुलेट करनी है, तो डेंसिटी कैलकुलेट करने का मतलब ये होगा कि हमें स्टेप 4 में मास कैलकुलेट करना है। और मास के लिए भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम बैलेंस से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो हम बैलेंस यूज करते हुए यहाँ पर मास कैलकुलेट करते हैं। और बैलेंस यूज करने का मतलब ये हुआ कि हम बैलेंस पे बस मास को रखेंगे और हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे कि फाइनल स्टेप हमारा होगा कि उस सारी वैल्यूज को हम डेंसिटी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो डेंसिटी के फॉर्मूला में हम इसे रख के और डेंसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक प्रोसीजर होता है डेंसिटी कैलकुलेट करने का। कभी कभार वो आपसे कहता है कि आप मेथड लिख दो, कभी सिर्फ फॉर्मूला पूछ लेते हैं, और एमसीक्यूज और क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो आ ही जाती है, वो तो हमें पता है, इतना मुश्किल नहीं है कैलकुलेट करना, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नहीं सर, अभी तक नहीं सर। तो बेसिकली मास और वेट डेंसिटी में हमारे पास ये 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे पास मोस्टली रिपीट होते हैं। और यही इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि ये इतना मेजर टॉपिक भी नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड किया जाए। तो इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। तो ये हमारा मास वॉल्यूम डेंसिटी, मास वेट डेंसिटी, यहाँ तक सिर्फ इतना ही आपके पास फैक्टर्स हैं, और यही आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं।